या श्योर। हाय सिद्धार्थ, धन्यवाद हमें इंटरव्यू देने के लिए। आज जो हम बात कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे कितना बड़ा इश्यू चल रहा है। उसको लेके आज हम एक थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, उसके बारे में आपके विचार हम जानना चाहेंगे। तो पहले जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि अभी हम सब जानते हैं कि जिस तरह से चाइना ने पिछले कुछ टाइम से एलएसी के ऊपर काम करना शुरू किया है, वहां पर अपनी फौज बढ़ानी शुरू की है, जिस तरह से प्रोग्रेस करने शुरू की है, उसके बारे में इंडियन मीडिया बहुत कुछ दिखा भी चुकी है और बहुत सारी चीजें हम जानते भी हैं। तो अभी आपने रिसेंटली देखा कि कल जो गलवान वैली में जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि जो गलवान वैली का जो नेचर है, जो उसकी भौगोलिक और वास्तविक स्थिति है, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी मुझसे बात करने के लिए इस विषय में। गलवान वैली जो है उसका अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक जो है वो एक इम्पोर्टेंस है। जो एक सड़क है वहाँ पे, आप जानते होंगे, दालबुक शोक और ये डीवीडीएससी जो रोड जिसे कहते हैं, वो रोड जो है वो अपना बीआरओ जो है बॉर्डर जो बीआरओ ने जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट किया है वहाँ पे। और वो जो सड़क है वो अपने आप में इतनी इम्पोर्टेंट रोड है क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट करती है सीधा आपके वेस्ट लद्दाख का जो पार्ट है उससे लेके सीधा ईस्ट लद्दाख को। तो ये जो रोड है वो अपने आप में चाइना को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है काफी टाइम से। चाइना खुद जो है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो उससे कुछ डिस्टेंस पहले तक चाइना ने खुद ने वहां पे एक सड़क बना के रखी हुई है। हमारी रोड जो है वो शोक से लेके आगे तक पहुंचती है। शोक वैली जो है वो उसका अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। और जो जो कॉन्फ्लिक्ट का एरिया है अभी, वो पार्ट है जहाँ पे आपका शोक रिवर और आपका जो ये वैली है, ये आके वहां पे मिलते हैं। तो कन्वर्जेंस पॉइंट जो है इनका, ये अपने आप में एक वहां पे सबसे ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। तो थिंग इज के हम लोग जो हैं अपनी जगह पे एकदम सही हैं इस पार्ट में, क्योंकि एलएसी जो है, एलएसी के इस तरफ हम जो भी करते हैं वो हमारा प्रेरोगेटिव है हमारी कंट्री का। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है बीआरओ, वो वहां पे सड़क कंस्ट्रक्ट कर रही है, बिकॉज लेह से जो है गालवान वैली तक पहुंचने में पहले 6 दिन लगते थे। अब क्योंकि ये सड़क बनेगी तो कुछ चंद घंटों में जो है हमारी सेना जो है वहां पे पहुंच पाएगी, बिकॉज इतने ज्यादा जो वहाँ के जो टेरेन्स हैं वो इतने ज्यादा टफ हैं सोल्जर्स के लिए पाल पाना। एक आप वहाँ का वेदर, वहाँ की पहाड़ियां, तो ये सब चीजों को देखते हुए इन लोगों को क्या है कि चाइना को बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि चाइना उसको एक तरीके से अपना टेरिटरी दिखा रहा है। चाइना एलएसी को मानता नहीं। चाइना जो है वो मैकमोहन लाइन को भी चाइना ने वायलेट किया है। उससे पहले भी जो हमारे मैककार्टनी जो अरेंजमेंट था चाइना इंडिया का एक टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, मैकडोनल्ड लाइन जो थी 1897 में जो खींची थी। तो कहने का मतलब है जो भी बॉर्डर जो रोड्स लाइंस थी, जो बाउंड्री कमीशंस बैठे थे ब्रिटिशर्स के टाइम में 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, चाइना ने हर चीज को जो है वो एक तरीके से वायलेट किया है। तो इस केस में भी ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इस तरफ जो है हमने सड़क बनाई है, बट चाइना हैज अ प्रॉब्लम विद दैट। एंड उसी वजह से क्या है कि बहुत जबरदस्त जो स्कर्मिश हम लोगों ने कल देखा पड़ा, इसमें करीब 20 लोग जो हैं टोटल अब तक मारे जा चुके हैं पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर। और 1975 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तरीके से स्टैंड ऑफ हुआ है दोनों के बीच, आमने सामने गोली चली है। स्टैंड ऑफ हुए थे, बट इट इज आफ्टर लॉन्ग टाइम के जो है वो एक तरीके से बुलेट हुई है। और सिर्फ इंडिया नहीं, चाइना में भी शायद उस चीज को छुपा रहा हो। ऑलमोस्ट अराउंड 40 to 50 कैजुअलिटीज जो है उस साइड पे भी हुआ है। तो नाउ इट इज टेकिंग फोर्स ऑफ अ फुल फ्लेज्ड वॉर, व्हिच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। देखिए सिद्धांत जी, जैसे हम जानते हैं कि अभी इंडिया और चाइना के बीच में जितनी भी फाइट्स हो रही हैं वो डे बाई डे बढ़ती ही जा रही है। पिछले कुछ महीने से यही न्यूज आ रही है, उसमें आपने देखा कि पीएलए के जो पर्सनल्स हैं वो भी घायल हुए। उसके बाद जिस तरह से आप देखेंगे कि स्टोन पेल्टिंग होती है दोनों साइड से, या फिर जितना भी नुकसान हो रहा है उसके बारे में कैजुअलिटी बहुत सारी आ रही है। तो इसके बारे में चाइनीज साइड से आप क्या कहना चाहेंगे? चाइना का एक्चुअली हमेशा से पॉलिसी यही रहा है कि चाइना जो है वो इनकर्शन में बिलीव करता है, रेड इंपीरियलिज्म जो है उसमें बिलीव करता है। एंड दे हैव अ वेरी इंपीरियलिस्टिक एटीट्यूड। हर चीज के प्रति जो उनका जो एक रवैया है पॉलिसी मेकिंग है, वो यही है कि भाई जितने भी जो टेरिटरीज हैं, जो कि इंडियन टेरिटरीज हैं, हमारी टेरिटरी है, उस टेरिटरी में घुसते जाएं दिन ब दिन। और जैसे भी और छोटे छोटे देश हैं, जैसे नेपाल हुआ
तिब्बत को उन्होंने कब्जा किया 1950 में। नेपाल में जो है आप देख ही रहे हैं किस तरीके से नेपाली पॉलिटिक्स को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जी वैसे ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है बना के उन्होंने क्या किया है कि पूरी तरीके से जो इंडिया का पार्ट है पीओके उसके अंदर इंक्लूड करके उन्होंने जो है वहाँ पे रोड बनाई है और साथ ही साथ में जो है बहुत से जो गरीब कंट्रियां हैं जैसे श्रीलंका इट्स अ पुअर कंट्री मिनरल रिसोर्सेज वाइज दे आर रिच बट एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उनके पास ज्यादा वो नहीं है संसाधन नहीं है तो ये लोग क्या करते हैं कि संसाधन जो रिच कंट्रीज जो होती देश होते हैं वहां पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर काम करेगा तो ठीक है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता तो ये लोग क्या करते हैं कि वहां की जमीन हथियार लेते हैं तो इट इज अ वेरी ओल्ड एक बनिए का वो जो अपने हम लोग इंडिया में कहते हैं कि भाई आप पैसा किसी को आप जो है वो क्रेडिट पे दे रहे हैं अगला अगर पैसा नहीं दे पाएगा तो आप उसको क्या है कि उसके जमीन जायदाद जो है वो आप टेक ओवर कर लेंगे तो सेम माइंडसेट और सेम फिलॉसफी से चाइना हमेशा से काम करता आया है तो अभी भी जो है चाइना वही कर रहा है यहाँ पे चाइना को बहुत टाइम बाद में एक बहुत जबरदस्त स्टैंड ऑफ मिला है एंड आई एम श्योर चाइना को इस चीज से सबक लेना चाहिए और इस चीज को जो है जितना जल्दी हो सके अपने ट्रूप्स जो है उनको पीछे देना चाहिए जी देखिए सिद्धांत जी जो अभी रोड बन रही है जिसके बारे में आपने बोला कि डुब्रुक से दौलत तक जो रोड बनी है बीआरओ ने जितना भी बनाया है ये एक बहुत बड़ा जो चाइनीज चाइना के लिए एक वेकअप कॉल हो सकता है कि इतना बड़ा काम इंडिया भी कर चुका है सो आपको क्या लगता है कि जो ट्रेड काराकोरम बॉर्डर वाले जो रोड से होता है उसको हम गालवान जो वैली है उसके हाइट से रोक सकते हैं आपको क्या लगता है उस बारे में इसके लिए तो सबसे पहले जो है पीओके जो है उस पर हमारा कब्जा होना जरूरी है आपको मैं चाहता हूँ एक बार हमारे जो व्यूअर्स हैं उस बात को समझें जो हमारी बॉर्डर है चाइना से लगती हुई अगर मैं स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो हमारे वहाँ पे 3 एरियाज है एक तो काराकोरम का रीजन एक ट्रांस काराकोरम का रीजन जहाँ पे हुंजा नागर जो इलाके हैं आपके गिलगिट बाल्टिस्तान गिलगिट के ऊपर जो इलाके वो है और तीसरा आपका जो है कि अक्साई चिन और ये ईस्टर्न लद्दाख वाला एरिया जो है वो आ गया काराकोरम के ऊपर जो है अभी तक हम काराकोरम में अभी तक हमारा एक्सेस है नहीं बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि वो वाला पार्ट जो है काराकोरम का पार्ट वो ऑलरेडी शख्सगाम वैली जो है वो 1963 में चाइना ने जो है पाकिस्तान ने जो है वो चाइना को गिफ्ट के तौर पे दी थी हम लोगों के अंदर इतनी जियो स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी नहीं उस समय में कि हम इन चीजों को क्या समझ पाते हम पहले 1962 के युद्ध में जो है हम काफी अपनी जो इलाके हैं अपने खो चुके थे उस समय पे उससे पहले की भी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी हमारे पहले प्रधानमंत्री के अंडर में वो इतनी सशक्त नहीं थी और साथ साथ में जो भी बाकी बचा कुचा जो डैमेज है वो नेहरू सरकार में जो डिफेंस मिनिस्टर थे वीके मेनन साहब उन्होंने जो है उनके जो इग्नोरेंस है बिकॉज वो खुद एक कम्युनिस्ट थे और एक कम्युनिस्ट सिंपथाइजर थे और वो ब्रिटिशर्स इस बात को काफी सारे लेख उनके ऊपर लिख चुके हैं तो थिंग इज के जो फोरसाइटेडनेस है जो दूरदर्शिता है वो हमारे उस वक्त के पॉलिसी मेकर्स में बिल्कुल नहीं थी एंड उस सब चीजों का खामियाजा हमें उस समय भुगतना पड़ा तो काराकोरम की अगर हम बात करें वापस से तो काराकोरम में हम लोग अब जब तक हम लोग पीओके पे कब्जा नहीं करते जब तक जो पुराना सिल्क रूट जिसे कहते हैं अगर हम उस पर जब तक हम लोग कंट्रोल नहीं कर लेते गिलगिट वगैरह इलाके तब तक जो है हम इन इलाकों के बारे में सोच नहीं सकते जी देखिए सिद्धांत जी जो अभी नई गवर्नमेंट आई है इंडिया के अंदर उसने एलएसी के ऊपर आपने देखा होगा तो बहुत फास्टली काम किया है चाहे किसी भी प्रोसीजर से लगा लीजिए आप रोड डेवलपमेंट हो या फिर न्यू जो एयर बेसेस जो लॉन्च करने थे वो सारी चीजें बनाने में जो पीछे की गवर्नमेंट है जो प्रीवियस गवर्नमेंट में उस तरह से काम क्यों नहीं किया आपको क्या लगता है इस बात में कोई दो राय नहीं कि 2014 के बाद से जब ये सरकार आई है जितना पॉलिसी मेकिंग पे फॉरेन पॉलिसी पे और इंटरनल सिक्योरिटी पे और खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर जब बीआरओ ने जिस तरीके सड़क बनाई इन चीजों पे जितना काम इस गवर्नमेंट में हुआ है और जो एनडीए की पहली गवर्नमेंट थी 98, 99 से 2004 तक इन सरकारों में जितना काम हुआ उतना काम दूसरी सरकारों ने बिल्कुल भी नहीं किया है उसका कारण ये है कि इन लोगों का एक तो ये फोकस नहीं था दूसरा वो लोग ये मान चुके थे कि ये इलाके हम खो चुके हैं क्योंकि कोई भी किसी तरीके का उन्होंने इनिशिएटिव लिया नहीं किसी भी तरीके का आप देखेंगे उस वक्त में ना आज जिस तरीके से टीवी पे एक तरीके का कंसेंसस बन रहा है लोगों के अंदर दिमाग में कितने सारे डिबेट्स हो रहे हैं डिस्कशंस हो रहे हैं आप देखेंगे 2004 से 14 के बीच में से एक डिबेट डिस्कशन स्क्रीन पे नहीं होते क्या तो थिंग इज कि पिछली गवर्नमेंट्स ने जो है एक तरीके से
इन इलाकों को एक तरीके से अबैंडन कर दिया था पूरी तरीके से। वो ये मान के चल रहे थे कि ठीक है, अब कुछ इलाका है जहाँ पे हमारी 2-3 चौकियां हैं, अब चौकियां हैं तो है, ठीक है, हम अपने डिप्लोमेटिक प्रेशर से क्या है कि चाइना को रोकेंगे, बीजिंग से हम नॉर्मली बातचीत में हम लोग फिर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तो हमेशा चलते रहे हैं। तो लेकिन उसके अलावा डिप्लोमेसी के आगे प्रॉब्लम ये है कि पिछली गवर्नमेंट ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। जो अग्रेशन है, बिकॉज चाइनीज कैसे है ना कि वो डिप्लोमेसी से बाज नहीं आने वाले। आपको चाहिए कि आप उनके साथ में एक स्टैंड ऑफ आप अडॉप्ट कीजिए। अभी आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे गालवान वैली में भी, अगर आप देखेंगे हम लोग जो मिरर टैक्टिक है वो यूज कर रहे हैं वहां पे। जितने चाइना आर्टिलरी लेके आया है, जितना चाइना जो है अपना एम्यूनिशन और आर्म्स लेके आया है, हम लोग भी वैसे ही आर्म्स एंड एम्यूनिशन और आर्टिलरी जो है वहां पे लेके खड़े हुए हैं। तो चाइना को हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि ठीक है, न्यू दिल्ली और बीजिंग के बीच में आपस में बातचीत चल रही होगी, लेकिन ये नहीं है कि हम एक कमजोर देश हैं। हम भी एक न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे पास अपने मिसाइल्स हैं, हमारे पास अपने एयरफोर्स की अच्छी टेक्नोलॉजी है, सुखोई है, सब कुछ है। तो वी आर नॉट लैगिंग एंड वी आर नॉट इंडिया ऑफ 1962 कि हम लोग आप आके हमको आंख दिखाएंगे, आप इंकर्शन करने की कोशिश करेंगे और हम लोग जो है आपको सरेंडर कर देंगे। देखिए, अभी जितना भी हमने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत इफेक्टिवली हमने यूज किया है। अगर आप देखेंगे दलाई लामा के थ्रू जो भी रिसोर्सेज मिले तिब्बत को लेके, तो आपको क्या लगता है कि हमें जो वियतनाम जैसे जो देश है उनको ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसके साथ आर्मिंग डेवलपमेंट देना चाहिए, और जापान की जो मिलिट्री है उसके साथ और संबंध पुख्ता करने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कि आपने बात की बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। जिस तरीके से चाइना प्रॉक्सी वॉर करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान और नेपाल के थ्रू इंडिया में, वैसे ही इंडिया हमारा देश भी जो है वो जितने भी देश हैं जिनसे जो चाइना से लड़ रहे हैं इस समय अपने अस्तित्व के लिए, चाहे वो जापान हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे आपके साउथ चाइना सी के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, उनको भी ये जो है एक तरीके से सपोर्ट करे। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो आप मिसाइल्स वगैरह जो है ब्रह्मोस वगैरह ये सब तो आप सप्लाई कीजिए ही, लेकिन अगर इन केस ऑफ फुल फ्लेश्ड वॉर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया ने चाइना को एक बहुत अच्छी तरीके से कंटेन किया हुआ है इंडियन ओशियन में और साउथ चाइना सी में, बिकॉज जो मैरीटाइम बैलेंस है वो इंडिया के फेवर में। मैं आपको इसमें बात बताता हूँ, उसमें असली चीज क्या है कि हिमालयन जो लड़ाई है आपस में, पहाड़ों में जो लड़ाई है, वहां पे एक तरीके से चाइना एज अ एज। आज जैसे सड़क भी है जो बनी है हमारी सड़क, जिसकी बात कर रहे हैं रोड ने जो सड़क बनाई है दौलत बेग रोड में भी साथ में क्या है कि आज कोई भी मूवमेंट होता है तो चाइना, बिकॉज चाइना जो है वो उस सड़क को देख सकता है, वहां पे हमारी क्या मूवमेंट है, हमारा क्या जो है वो व्हीकल्स हमारे जा रहे हैं, हमारे ट्रूप्स सब कुछ। लेकिन सी में जो है, बिकॉज चाइना इज अ लैंडलॉक कंट्री, वहां पे क्या है कि हम चाइना के जितने भी मूवमेंट है सी के थ्रू वो हम वहां पे रोक सकते हैं चाइना को। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ों के साथ साथ में हमको जो एक मैरीटाइम बैलेंस है चाइना का वो भी बिगाड़ने में जो है चाइना, जो साउथ चाइना सी में जितने भी कंट्रीज हैं, मतलब जो साउथ चाइना सी के आसपास, उन सब की सहायता, उन सब की मदद लेके वी कैन कर्टेल चाइना, हम लोग चाइना को रोक सकते हैं। देखिए, अभी जो भारत है वो 1962 का भारत तो है नहीं। अगर देखा जाए तो भारत बहुत डेवलप हो चुका है 1962 की अपेक्षा। अगर हम चाहें तो अपने जो एयरफोर्स के विमान है उनको अगर तिब्बत में हम लॉन्च कर देते हैं तो हम वॉर जीत भी सकते हैं, जो बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिसिस्ट भी बता रहे हैं या फिर डिफेंस से भी बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? मेरे हिसाब से ये ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है, बट आई थिंक ये करेगा भी इंडिया। बट आई थिंक अभी एक ऐसी जगह पे हम लोग, क्योंकि स्टैंड ऑफ चल रहा है ऑलरेडी, तो ये लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि इस चीज को डीएस्केलेट किया जाए, जो टेंशन है अभी, जैसे डोकलाम में हुआ था 3 साल पहले, आपको याद होगा। तो ये लोग अभी उस कोशिश में, अगर थोड़ा सा भी चाइना इस चीज से नहीं मानता है और चाइना और जो है हैवी मिलिट्री अपना यूज करने की कोशिश करता है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट हैं, जो भी हमारी इंडियन आर्मी है, वो आपस में मिल के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, प्रधानमंत्री, सब मिल के इस बारे में डिसीजन लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू इसके अंदर ये, अगर हम तिब्बत की हिस्ट्री देखें, प्रॉब्लम क्या है ना कि हमने तिब्बत के शरणार्थियों को तो जगह दे दी, लेकिन कभी भी तिब्बत की इंडिपेंडेंस को जो है वो हमने उस वक्त पे जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये एक अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है। हम अब ठीक है, अब आज एक समय ऐसा आया जब हम अब तिब्बत के बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन हमने अभी अल्टीमेटली तिब्बत को बचाने के लिए उस समय में तो कुछ किया नहीं। तो अब ये है कि इतने सालों बाद में अब आप एक
ठीक है, एक जियो स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखा जाए तो चाइना को घेरने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, बट ओनली टाइम विल टेल, समय ही बताएगा कि हम ये चीज करें या नहीं करें। जी, देखिए जो चाइना है अगर उसको देखा जाए इंडिया को स्ट्रेटेजिकली रिवर्स इंक्लूडिंग अग्नि मिसाइल हमारे पास है। सुखोई में अगर 250 MKI के बारे में आप बात कर लीजिए, और क्या एडवांटेज है इंडिया के पास चाइना के खिलाफ? ये मिसाइल्स जो हैं ये एक्चुअली आज आज ही एक हार्वर्ड की स्टडी रिपोर्ट आई है जिसमें ये बात कही गई है कि इंडिया के पास में बहुत से जो है वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं। हमारे जो एम्यूनिशंस हैं, जैसा कि आपने नाम लिया, ये सारे जो हैं वो दे आर क्वाइट बेटर ऑफ, दे आर कंपैरेटिवली दे आर मच 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 बेटर देन व्हाट चाइनीज है। हमारा जो एक तरीके का एक टेक्नोलॉजिकल रेनेसां हुआ है हमारी कंट्री में, वो अपने आप में इतना मतलब जो है सिग्निफिकेंट है कि भाई एक तो हमारे पास में जो आर्मी है, हेड काउंट हमारी आर्मी का बहुत ज्यादा है। हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस जिसे हम आईटीबीपी कहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, इसकी भी तादाद अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो वी हैव लॉट ऑफ सोल्जर्स हु आर देयर। साथ साथ में टेक्नोलॉजी वाइज जो है आर्टिलरीज वगैरह में भी हम लोग चाइना से इस समय आगे हैं। तो एक तरीके का जो भ्रम है कि नहीं चाइना बहुत पावरफुल कंट्री है, चाइना बहुत ही ऐसा नहीं है। अगर हम लोग अपने कार्ड सही से चलें, अगर हम लोग अपनी जो स्ट्रेटेजी है सही से फॉर्मुलेट करें, तो हम अभी भी चाइना को जो है वो वहां पे खदेड़ सकते हैं। बाकी ऑब्वियसली दूसरे रीजन हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, साउथ चाइना सी में हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं चाइना को, इंडियन ओशन में कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, वो तो यही है कारण। उसके साथ साथ मेरे आज एक सिंपल स्टैंड ऑफ भी होता है, जैसा कि हमने जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है, मिरर स्ट्रेटेजी, उसमें हमें एनी डे बाय एनी मींस वी हैव एज। द थिंग इज कि बोथ द कंट्रीज, आई मीन आज दोनों की दोनों कंट्रियां जो है, चाइना मे बी इकोनॉमिकली ओके इंडिया से थोड़ा अच्छा हो सकता है, बट डिफेंस के मामले में देखा जाए तो वी आर एट पार विद देम। आई डोंट सी एनी रीजन कि हम लोगों के पास में वो सारी हम लोगों के पास वो साधन नहीं है जो चाइना के पास है। जी, देखिए अभी जैसे छोटे कंट्रीज है जो नेपाल है, आप देखते हैं कि नेपाल की जो क्या कहते हैं कल्चर है वो हमारे से ज्यादा मिलता है, बहुत सारी चीजें हमसे ज्यादा मिलती हैं, फिर भी चाइना के लिए वो ये छोटे कंट्रीज यूजफुल हो जाते हैं और यूज हो जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो नेपाल का एलिट क्लास है अब उसको इंडिया को बताना चाहिए कि वो चाइना के थ्रू यूज ना हो? आपको क्या लगता है इस विषय में? असल में इनका यूज होना तो बहुत पहले से चालू हो गया था। रामभद्र यादव जब इनके राष्ट्रपति बने थे, प्रचंड जिनका नाम था, वो खुद एक कम्युनिस्ट थे और वो चाइनीज एजेंट थे। और साथ ही साथ में उनके समय में, उनके जमाने में जो है वो नेपाल का संविधान भी जो है वो बदल गया था। तो उससे पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, बाद में वो कम्युनिस्ट राज्य बन गया। तो थिंग इज कि चाइना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक गेम खेल रहा है वहां पे। अब चाइना वही चीज जो उन्होंने श्रीलंका में की, जो उन्होंने युगांडा में किया, वही अब इन्होंने नेपाल में भी शुरू कर दिया है। वहां पे इन्होंने क्या किया है कि एक तरीके से इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो स्टार्ट की है। अब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के तहत इन्होंने क्या किया कि जो नेपाल के स्कूल हैं वहाँ पे मैंड्रिन लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए, खुद की भाषा प्रमोट करने के लिए, वहाँ के टीचर्स को जो है खुद चाइना सैलरी देता है। वैसे ही छोटी छोटी और चीजों में जो है, जितने भी इंडियन बैक ग्रुप्स हैं, मधेशी ग्रुप वगैरह हैं, वहाँ के लोगों के ऊपर उन्होंने सेडिशन के चार्जेस लगवा दिए वहाँ की सरकार द्वारा। हमारा जो नेपाल के साथ संबंध है वो एक सॉफ्ट पावर के बेसिस पे है। मतलब भैया दोनों का एक जो है, दोनों की सभ्यता दोनों की काफी सिमिलर है। गौतम बुद्ध के जमाने से जो है हमारा नेपाल के साथ एक संबंध है बहुत पुराना। तो थिंक इसके लेकिन ये स्पिरिचुअल, ये कल्चरल, ये सारे इश्यूज क्या है, ये सब ताक पे चले जाते हैं जब आपको एक बहुत बड़ा देश जो है मॉनेटरी और एक इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहा होता है। तो अब नेपाल के साथ क्या हो गया कि नेपाली भी जो है वो चीनी बनने के उसमें आ गए हैं कि भाई हमको चाइनीज बनना है, चाइना से हमको सपोर्ट लेना है, चाइना से हमको फंडिंग लेनी है। तो अब यही एक तरीके का दुर्भाग्य है, बट ठीक है, हमारा काउंटर अभी भी जारी है वहां पे। ऐसा नहीं है, इंडिया के भी वहां पे बैक ग्रुप्स हैं, काफी रिबेल इंडियन ग्रुप्स भी हैं जो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से चाइनीज जो एजेंडा है, प्रोपोगेंडा है वहां पे, उसको रोका जाए। बट समय बताएगा कि कितना हम लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं। बिल्कुल, देखिए चाइना में आप अगर डिफरेंट पार्ट्स में देखें, हांगकांग है, जियांग है, तो यहाँ पर अभी जो चाइना के लोग हैं वो चाइनीज के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि भारत जो है, जो तिब्बत की एक फ्लेम है, जो उन्होंने एक आजादी की जो एक ज्वाला जलाई है, उसको जीवित रखने में हेल्प कर सकता है? बिल्कुल, मैं तो खुद संपर्क में हूँ। जो ईस्ट तुर्किस्तान जो इलाका है, जिनजियांग प्रोविंस, वहाँ के जितने भी लीडर हैं उनसे मैंने अभी भी एक डॉक्यूमेंट्री भी की उनके सब्जेक्ट पे जो यूट्यूब पे है।
और मैं काफी लोगों से संपर्क में हूँ, बातचीत में हूँ। वो लोग, उनका तो ये कहना भी है कि आप लोग हमें हमारी आजादी को मान्यता दीजिए। भारत सरकार से उन्होंने कहा आप हमारी आजादी को मान्यता दीजिए, आप हमें जो है जिनजियांग को एक अलग राष्ट्र घोषित करने के उसमें हमारी मदद कीजिए। आप हमें यहाँ मदद करेंगे, हम आपको जो है अक्साई चीन के मामले में मदद करने वाले हैं। तो डॉल्कन ईसा जो है वर्ल्ड विगुर कांग्रेस उसके प्रेसिडेंट है, उनका ये कहना है, 2 दिन पहले ही उनका वक्तव्य आया इस बारे में। तो यही है कि अगर जब तक हम लोग उनके नफ्स को नहीं पकड़ेंगे, हम लोग जो है जब तक वो लोग हमारी नब्ज नहीं छोड़ेंगे, हमें भी उनकी नब्ज जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये वाला हिसाब इनके साथ में बहुत जरूरी है। और रही बात हांगकांग की, तो मतलब यही है कि हांगकांग हुआ, विगुर हुए, अब इतने ज्यादा वहां पे जो है आप देखेंगे ह्यूमन राइट वायलेशन हुए हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, इतने लोग मारे गए हैं। हमारे देश में आप कहा जाता है कि मतलब जो है मुसलमानों पे ज्यादतियां होती है। अगर आप देखिए वहाँ पे री एजुकेशन कैंप चलाए जा रहे हैं वहाँ पे जिंजियांग में, विगुर मुसलमान जो है उनको जबरदस्ती कोक खिलाया जा रहा है, उनके उनके जो परिवार हैं उनसे उनको दाढ़ी हटाने के लिए कहा जाता है। जो भी उनकी जो रिलीजियस फ्रीडम है, जो भी उनकी धार्मिक जो उनको आजादी मिली हुई है जो है उनको चाहिए, उस सबको बुरी तरीके से जो है उन्होंने कर्व किया है। इनके ज्यादा से ज्यादा नेता जो चाहे लंदन यूएस में बैठे हुए हैं, आए दिन असाइलम मांगते हैं वहां की लोकल सरकारों से। तो ये चीज जो है इस मामले में हमें इन लोगों की मदद लेनी चाहिए। और मैं हैरान हूँ इस बात से, 2017 में वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भारत से असाइलम मांगा भी था, और हम लोगों ने चाइना के दबाव में उस वक्त उनको दिया नहीं। और मेरे हिसाब से अब वो समय आ गया है कि हमको जो भी चाइना से ग्रसित लोग हैं, जो जो आए दिन चाइना जिनका ह्यूमन राइट वायलेशन जिनके साथ कर रही है, जिनको चाइना दबा रही है, उन लोगों को साथ में लेके डिप्लोमेटिक फोरम्स पे बात की जाए, और साथ साथ में जो है उनको हम लोग सपोर्ट दें, ताकि वो लोग भी हमें सपोर्ट करें और हम अपने इलाके जो है चाइना से बचा सकें। जी देखिए, अक्साई चीन है, सक्सदाम वैली है, डैम चौक है, जो जितनी भी ये टेरिटरीज हैं वो चाइना ने जो अपने कब्जे में ली हुई हैं, वो रियली अगर देखा जाए तो इंडिया से बिलोंग करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए, या फिर सारा अपना जो ध्यान है वो पीओके के वापस लेने में लगा लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहला हमारा फोकस पीओके पे होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इलाके जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स एरियाज हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, देखिए लीगली, मैं एक वकील हूं, मैं एक वकील के तौर पे आपको इस बात बताना चाहता हूँ। जो ये इलाके हैं अक्साई चीन, ये इलाके असल में क्या है कि ये बिल्कुल महाराजा जो थे हमारे जम्मू कश्मीर के, उनके इलाके उनके उसमें आता था टेरिटरी में। क्योंकि ब्रिटिश इंडिया ने, जैसे मैंने आपको बताया, काफी सारी जो लाइनें उसको नियुक्त की गई थी। आर्डक लाइन थी 1865 में, 1897 में मैकडोनल्ड लाइन बनी, फिर उसके बाद में मैकमोहन लाइन बनी। तो ये सब जो है बाउंड्री कमीशन जो भी इजाद हुए थे, उसके तहत लीगली हमारा ज्यादा क्लेम बनता है उसके ऊपर, उस इलाके के ऊपर। लेकिन चीन ने कभी भी क्या है कि हमेशा झूठ बोला है हमसे। चीन ने क्या है कि एक वक्त पे तो आके क्या है, हमेशा ये बात की है कि हाँ हम इन बाउंड्री कमीशंस को मानते हैं। लेकिन हुआ क्या कि 1949 में जब चीन आजाद हुआ, तो चीन में जब कम्युनिस्ट जो है ये लोग पावर में आए, इन लोगों ने क्या है कि बहुत बुरी तरीके से अपना जो कम्युनिस्ट एजेंडा है वो पुश करने के लिए जिनजियांग में, अक्साई चीन में, तिब्बत में, अब आज आप देखेंगे अगर ये इलाके जो हैं, आज लेह का इलाका है या जो भी इलाके, ये सब है क्या? दिस इज अल्टीमेटली एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ तिब्बत। एक समय था जब, आज से 500-600 साल पहले से, हम ये हजारों साल से चलता रहा है, जितने भी तिब्बत के बिजनेसमैन थे वो इसी रूट से ट्रैवल करते थे। लेह जो था, लेह के जो पुराने राजा हैं, बौद्ध धर्म है, ये सब कैसे आया यहाँ पे लेह में? ये वही तो तिब्बत से ही तो आया है। कल्चर सारा तिब्बत है, तिब्बत का है, तो वही है कि तिब्बती संस्कृति सब कुछ है यहाँ पे। अब मैं आपके सवाल पे वापस आता हूँ, काराकोरम की बात जैसे कर रहे हैं, तो ये असल में हमको पीओके काराकोरम जो है वो, मुझे ऐसा फिर भी लगता है कि हम लोग इनसे ले सकते हैं। हाँ, ये है कि वहां पे भी चाइना, क्योंकि ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट कर चुका है, तो चाइना बहुत जल्दी से हाथ धरने को देगा नहीं हमको। लेकिन अगर हम सही मायनों में डिप्लोमेटिक प्रेशर यूज करें, और भी जो सुपर पावर है दुनिया की, इसको हम लोग साथ में लें, तो हम काराकोरम के ऊपर जो है और पीओके में है, हम लोग अपना वापस से जो है वहां पे हम लोग अपना वर्चस्व वापस ले सकते हैं। अब ऑब्वियसली लीगली वो हमारा पार्ट है। 1994 का 18 फरवरी का हमारा एक रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, जो कहता है कि पीओके इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो लीगली, कल्चरली,
किसी भी तौर पे वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान जानबूझ के अपने जो पंजाबी जो सोल्जर्स हैं और पंजाबी जो रिहायशी हैं वहाँ के, पाकिस्तान पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, उनको जबरदस्ती वहाँ पे इंट्रूड करवाता जा रहा है ताकि वहाँ की जो डेमोग्राफिक जो है वो ट्रांजिशन इस तरीके से हो जाए कि वहाँ पे गिलगिट और बाल्टी लोग तो कम हों और वहाँ के जो पंजाब के लोग हैं या पश्तो या अफगानी हैं वो ज्यादा आ जाए वहाँ पे नंबर। तो हमारे हिसाब से उन इलाकों पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड रही बात तो अक्साई चिन्ह भी है, हमें साथ साथ उसको भी देखना चाहिए। जी सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंटरव्यू देने के लिए। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा हमारा। आप जैसे ही जल्दी स्वस्थ होंगे उसके बाद एक और इंटरव्यू हम आपके साथ करेंगे पर्सनली। जी थैंक यू सिद्धार्थ, धन्यवाद। थैंक यू।